जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 22 सितंबर को जो पूरे देश भर में पीएफआई के खिलाफ रेड शुरू हुई थी, जिसमें भारत भर के कई सारे शहरों में छापेमारी एक साथ हुई थी। पहले दिन करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब ऐसे में अब हम जब 28-29 तारीख के आसपास पहुंच चुके हैं, तो अब खबर निकल कर आई है कि भैया 5 साल के लिए पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया गया है। पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर सुगबुगाहट चल रही थी। अगस्त के महीने में खबर निकलकर सामने आई कि केंद्रीय सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि देश भर में कई सारे ऐसे मामले हुए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे उदयपुर की घटना रही हो या फिर कहीं और की भी। कई सारी ऐसी घटनाएं थी जिनमें कि पीएफआई का नाम प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर सामने आ ही रहा था। तो इसको लेकर एक बात चल रही थी कि भाई क्यों पीएफआई के ऊपर बैन नहीं लगाया जा रहा है, जब इतने सारी जगहों पर उसका नाम इस तरीके से आ रहा है। हालांकि कई लोग जो कि पीएफआई के सपोर्ट में थे, उनका कहना था कि भाई पीएफआई तो मुस्लिमों के हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन दरअसल पीएफआई का जो असली एजेंडा था वो ये था कि जो भी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उपेक्षित मुसलमान हैं, उन सभी को बरगलाया जाए और उनसे गलत काम करवाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। क्योंकि जो भी सक्षम मुसलमान थे वो लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाले थे, ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छे से पता थी। तो ऐसे में पीएफआई के सारे काले चिट्ठे अब खुल के सामने आ चुके हैं। 5 साल के लिए बैन लग चुका है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ भी आ गई। ये सभी कुछ देखेंगे, लेकिन जरा पहले तफ्तीश में जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है पीएफआई के साथ और क्या कुछ आरोप लगाकर सरकार ने इनके ऊपर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट मतलब यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। सीएफआई का तो नाम हिजाब विवाद में भी काफ़ी सामने आया था। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर ऑफ फ्रंट, एम्पायर विद इंडियन फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। इसके अलावा सरकार ने जो बैन लगाने की वजह बताई है, अगर उनकी तरफ नजर डालें तो पीएफआई और उससे जुड़े संगठन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा थी। इसके बाद इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भावना के लिए खतरा बन चल रही थी। इसके अलावा पीएफआई और इसके जुड़े संगठन जो थे वो देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे। वहीं केंद्र सरकार यूएपी के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया गया है। इसके अलावा एजेंसी का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें यह साफ होता है कि पीएफआई के संबंध आईएसआईएस से भी हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हुआ है। ये संगठन चुपके चुपके देश में एक तबके में ये भावना जगा रहा है कि देश में सुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। वहीं पीएफआई ने अपनी सहयोगी और फ्रंट बनाए थे। इनका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमज़ोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को टोटल बढ़ावा देना था। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस 22 से 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। पहले राउंड की छापेमारी में ही कुल 106 पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीपीआई से जुड़े लोग गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए थे। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मिले थे। इसके बाद ये कार्रवाई करी गई। अगर हम लोग गिरफ्तारियों की बात करें तो केरल से 22, कर्नाटका से 22, महाराष्ट्र से 22, तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए ने गुरुवार आधी रात से 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापेमारी करी। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई ने जो जुड़े 106 लोगों को अरेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले संगठन में इनके प्रमुख ओमा सलाम भी शामिल थे। इसके अलावा मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर फिर से छापेमारी करी। देश के 8 राज्यों में 172 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों की हिरासत में लिए। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया। टीम ने मोबाइल फ़ोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो मोदी भी पीएफआई के निशाने पर था, ऐसी ही बात निकलकर सामने आई। केरल में इसकी प्लानिंग बनी थी। कोर्ट में ईडी ने कहा है कि बिहार में इनको निशाना बनाने की साजिश करी गई थी। दरअसल पीएफआई के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को जो छापेमारी एनआईए ईडी ने करी थी, इस मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा किया था। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफील पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा है कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश करी गई थी। इसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था।
इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते सालों में आतंकी की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े भी गए। इनके दस्तावेज भी मिले हैं। इसमें लिखा था 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी अगर साथ देते हैं तो कायरो को घुटने पर लाया जा सकता है। मतलब आप खुद ही ये सब बातें सुनिए। इसके अलावा पीएफआई की जड़ें 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए आंदोलनों से भी जुड़ती। 94 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना करी थी। इसके बाद इसका नाम दंगों में हत्या तक जुड़ने लगा। संगठन ने 15 सालों में 20 राज्यों तक अपनी पहुंच भी बना ली। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो भाई कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसको लेकर सामने आई हैं। इसके अलावा जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई कि भाई पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्विटर पर भी लोगों के जो रिएक्शन थे वो निकल कर सामने आने लगे। इसमें सभी लोग अमित शाह की तारीफ भी करते दिखाई दे रहे थे। जैसे ज्ञानी अंकल लिखते हैं पीएफआई, और उसके बाद उन्होंने रावण की फोटो लगाई है कि अब तो संपूर्ण जगत तुम्हारा उपास उड़ाएगा। इसी के साथ राहुल गांधी भी यहाँ पर ख़त्म कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर बैठे हैं, अब खेलने का नहीं पेलने का समय है बोलते हुए। इसके आगे मोदी जी कह रहे हैं आप लोग रोइए मत, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। मतलब ये मीम भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था और अब इसके साथ पीएफआई को भी जोड़ दिया गया है। वहीं मेघनाथ का ये मीम प्रदीप राणा ने शेयर किया है, पीएफआई बैंड फॉर 5 ईयर्स, पीएफआई क्रैकडाउन मीनवाइल जनता टू मोदी गवर्नमेंट, मतलब जनता जो मोदी गवर्नमेंट से कर दी मौज करा दी भ्राताश्री। इसके अलावा यहाँ पर एक और तस्वीर पोस्ट करी गई है पालीड्रोमिक के द्वारा, आफ्टर सीइंग दिस न्यूज़ अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा। क्योंकि काफ़ी समय से लोग सवाल कर रहे थे कि भाई क्या है। द बघेल लिखते हैं कि भाई ये तो साला होना ही था। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा था। इसके अलावा पीएफआई के बचे हुए वर्कर्स यही कहते हुए दिखाई देंगे अब कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। माधव मिश्रा भी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर 5 ईयर्स, मीनवाइल पीएफआई टू अमित शाह भी लाइक दुकान जमा रहा था, आप लोग आके बेरोजगार कर दिए। इसके आगे कश्यप लिखते हैं बहुत बुरा हुआ ब्रो, यहाँ पर मुंडी के पीछे से हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इन्होंने एक और ट्वीट किया है, खत्म टाटा बाय बाय। ये भी लिखते हैं रिएक्शन ऑफ द पीपल आफ्टर बैन ऑफ पीपीआई, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो इस तरह के कुछ ट्विटर के ऊपर रिएक्शंस भी हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रमुख तौर पर बात यही है कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, और ऑब्वियस सी बात है अगर सरकार में थोड़ा बहुत भी डर होता तो इस तरह का कदम उठाने के पहले सरकार भी कई बार सोचती। लेकिन बात वही है कि जब कोई काम सही करने आप जा रहे होते हैं तो डर का दामन काफ़ी पीछे छूट जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर भी होते हुए दिखी है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएफआई को लेकर और भी निकल कर सामने आती हैं, क्लियर हो ही जाएंगी। कुछ समय पहले बिहार में जो छापेमारी हुई थी उसमें जो कुछ लोग पकड़े गए थे और उनसे जो एक पूरी बुकलेट मिली थी उसमें जो बातें लिखी थी भारत को लेकर और भारत के भविष्य को लेकर, वो सभी बातें पीएफआई के लिए काफ़ी सारी मुसीबतें लेकर आई। दरअसल वहीं से सारा कत्ता चिट्टा खुला। ये जुलाई अगस्त की बात थी और उसके बाद ही ये बात की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी कि अब पीएफआई के ऊपर कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा, और अब वो ले भी लिया गया है जो कि साफ तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सामने है। देखना होगा बस भविष्य में पीएफआई को लेकर क्या होता है, क्योंकि सिमी को भी ऐसे ही बैन किया गया था लेकिन उसके बाद उन्होंने पीएफआई खड़ा कर लिया। आइडियोलॉजी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तो ये चीज़ें ऐसे नहीं तो वैसे किसी ना किसी रूप में सामने आती ही रहेंगी। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।